Hello dear viewers, welcome you all in Physics and Electronics पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइट्स मिरर क्या है और उसके हेल्प से कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो हम लोग का क्या था, फ्रेजनल बाइप्रिज्म था। आप देखे थे फ्रेजनल बाइप्रिज्म के केस में हम लोग क्या किए थे, लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमेना यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न को फाइंड आउट किए थे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में रिफ्लेक्शन फिनोमेना यूज किया जाएगा, ठीक, और उसकी हेल्प से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे जब इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने की बात आई, उसको एविडेंस देने की बात आई, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न का, तो सबसे पहले थॉमस यंग साहब आए। उन्होंने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आप इंटर पढ़े हैं उसके हेल्प से स्क्रीन पर इस इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया। उसके बाद फ्रेजनल साहब आए। उन्होंने कहा ठीक है, आप डबल स्लिट बना के तो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको एक बाइप्रिंस के हेल्प से भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना यूज करके प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। फिर उसके बाद 1834 में डॉक्टर लाइट्स आए। इन्होंने कहा नहीं, आप प्रिंस से प्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं, डबल स्लिट से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ के जगह पे आप एक सिंगल प्लेन मिरर से भी आप उस इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो डॉक्टर लाइट्स ने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया और उसके हेल्प से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया। इसी वजह से इस टॉपिक का जो नाम पड़ गया, लायर्स मिरर पड़ गया, ठीक। ये जो टॉपिक है वो डॉक्टर लाइट के नाम पे है और इसका नाम क्या पड़ा, लायर्स मिरर, ओके। अब देखिए, जैसे ही हम इंटरफेरेंस का बात करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए जो कंडीशन में बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जब इंटरफेरेंस का बात किया जाएगा तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि आपका जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तथा साथ ही साथ कोहेरेंस होना चाहिए, वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ओके। फिर देखिए तब क्या किया जाएगा, अब सबसे पहला जो हमारा काम होगा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाया जाएगा और उससे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक। प्रोड्यूस किया जाएगा, ये शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ता है इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कराने के लिए। डायरेक्ट हम 2-3 सोर्स रख के कोहेरेंसी को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ को आपको डिस्कस करके बताया जा चुका है कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होती। इस वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहला जो हम लोग का काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि इंटरफेरेंस की फिनोमेना को देखा जा सके, ठीक। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि कई सारे सोर्स रख के हम उसमें कोहेरेंसी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोहेरेंसी मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स आपस में कोहेरेंट नहीं होते, ओके। तो देखिए क्या किया डॉक्टर लाइट्स ने, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक मिरर लिया। डॉक्टर लाइट ने सबसे पहले क्या लिया, एक मिरर लिया। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है मिरर यमयन, ये एक मिरर उन्होंने क्या लिया, यमयन एक मिरर लिया, ठीक। इस मिरर का उन्होंने क्या किया, जो लंबाई रखा 30 सेंटीमीटर इसका लंबाई रखा और 6 से 8 सेंटीमीटर क्या रखा उन्होंने, इसका चौड़ाई रखा, ठीक। ये डायमेंशन आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ रखा और 6 से 8 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ रखा, चौड़ाई रखा, ठीक। ये मिरर का उन्होंने डायमेंशन लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मिरर प्लेन मिरर mn लिया, उसके ऊपरी सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसके ऊपरी सरफेस को क्या किया उन्होंने, पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों किया, क्योंकि जब पॉलिश नहीं किया रहेगा, जब पॉलिश नहीं किया जाएगा उस मिरर पे, तो क्या होगा, लाइट जो होगा रिफ्रैक्ट ज़्यादा होगी और रिफ्लेक्ट कम होगी, मतलब लाइट का परावर्तन कम होगा और अपवर्तन ज़्यादा होगा, ठीक। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को पॉलिश कर दिया। किसको, मिरर के फ्रंट सरफेस को पॉलिश कर दिया गया, ताकि जो लाइट का रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्शन पावर है, वो क्या हो सके, उस मिरर से ज़्यादा हो सके और रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तथा साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इसके नीचे वाले सरफेस को, बैक सरफेस को क्या किया, ब्लैक एंड कर दिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। इसके नीचे वाले सरफेस को पूरा पूरा क्या कर दिया, ये ब्लैक कर दिया, ठीक। ऊपर वाले सरफेस को पॉलिश और नीचे वाले सरफेस को क्या किया, ब्लैक कर दिया। ब्लैक क्यों किया, क्योंकि अगर कोई लाइट रे, मान लीजिए कि 100% तो रिफ्लेक्टिविटी हम अचीव नहीं कर सकते फ्रंट सरफेस से,
तो अगर उस दरमियान कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो क्या हो जाए, उस ब्लैक सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाए। ब्लैकेन करने वाला लाइट रे को क्या करेगा, वो ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन से भी बच सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा बात, ब्लैक इसलिए किया जाता है कि अगर रिफ्लेक्शन के दौरान कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट होके उस प्लेन मिरर के दूसरे सरफेस पहुंचे तो वहां पे ब्लैक किया सरफेस क्या करेगा, उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि मल्टीपल बीम रिफ्लेक्शन से बचा जा सके। ओके, इस वजह से जो बैक सरफेस है उसको ब्लैकेन कर दिया जाता है, काला कर दिया जाता है एकदम। और जो फ्रंट सरफेस को पॉलिश क्यों किया जाता है, ताकि लाइट का रिफ्लेक्टिविटी जो है वो बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस बीम लाइट का हमको क्या होते रिफ्लेक्शन के बाद मिले। ठीक, इस वजह से ये दोनों काम किया जाता है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स S1 लेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे, जो कौन सा है हमारा S1 है। ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम लोग ले लिए। S1 एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब ध्यान दीजिएगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें लॉयड साहब ने क्या किया, जो इंसिडेंस कराया वो इंसिडेंस कैसा कराया, ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया, GRAZING, ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया। ठीक, ग्रेजिंग इंसिडेंस का फिनोमेना उन्होंने क्या किया, इसमें यूज किया। ग्रेजिंग इंसिडेंस मीन्स क्या होता है, ये इंटर में आप पढ़े हैं, चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं इसको। ग्रेजिंग इंसिडेंस मीन्स क्या, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाए, वही क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है। ठीक, तीनों ने एग्जैक्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस नहीं लिया, ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस यूज किया। मतलब जो S1 से लाइट सोर्स निकलेगी उसका पोजीशन ऐसा सेट किया जाएगा कि वो अप्रॉक्स 90 डिग्री क्या हो, नॉर्मल से अप्रॉक्स 90 डिग्री पर मिरर पर जाके रिफ्लेक्ट हो। ओके, तो ये वर्ड आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि लाइट साहब ने जो इंसिडेंस कराया था लाइट का वो कैसा था, ग्रेजिंग इंसिडेंस था। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या, ऐसा इंसिडेंस जिसमें इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो क्या कहलाता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस कराता है। ठीक, तो इन्होंने परफेक्ट ग्रेजिंग नहीं लिया, ऑलमोस्ट ग्रेजिंग लिया। ठीक, 85 से 90 के बीच में लगभग क्या किया इन्होंने, उस ग्रेजिंग एंगल को रखा, इंसिडेंट एंगल को रखा। ओके, तो इस वजह से हम क्या किए, अब जो सोर्स है ये देखिए, सोर्स को कुछ ऐसा रखे कि जो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ये इसके साथ लगभग क्या हो, 90 डिग्री के अप्रॉक्स हो। ठीक, इस वजह से इस सोर्स को क्या किया गया, कुछ ऐसा रखा गया। ओके, अब ये 90 डिग्री के अप्रॉक्स क्या बना रहा हो, अपना एंगल बना रहा हो। उसी तरीके से एक दूसरा लाइट रे यहाँ गिराया गया, ये भी क्या है, लगभग ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ये भी क्या हो, नॉर्मल से लगभग 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया। अब देखिए, जैसे ये लाइट रे ये वाली आ रही है तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि पॉलिश किया गया है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और ये लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, कुछ इस तरह इस पाथ से स्क्रीन पर पहुंच जाएगी, जो क्या है आपका पॉइंट ए स्क्रीन पर है, वहाँ पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ओके, इसी तरीके से जो दूसरी लाइट रे आ रही है, जो सेकेंड लाइट रे है, ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे जो आ रही है ये क्या हो रही है, मिरर के दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे गिर रही है। ये लाइट रे ये N पे गिर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट बी पर आ रही है। ठीक, देखिए मेन मकसद दोनों साइड लेने का ये है ताकि आपको दिखाया जा सके स्क्रीन पे कि मैक्सिमम इंटरफेयरिंग एरिया कितना होगा। ठीक, मतलब मैक्सिमम जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो ए बी के बीच में बनेगा, यही मैक्सिमम है। ठीक, अब कोई लाइट रे बीच में आएगी तो क्या होगा, उसके वजह से इन दोनों के बीच में ही बनेगा। ठीक, तो एक्सट्रीम पॉइंट यम और यन दोनों सिरा लेने का मतलब यही है, बस सिरा पे इंसिडेंस दिखाने का मतलब यही है कि जो इंटरफेरेंस रेंज होगा वो ए से बी के बीच में ही होगा। बाकी लाइट रे बीच में भी कहीं गिरेगी तो उसके द्वारा भी जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो ए से बी के बीच में ही बनेगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बाउंड्री तो मैंने खींच दिया एक इस एक्सट्रीम पोजीशन से एक इस एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ए बी क्या है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से बनने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न है जो स्क्रीन पर बनेंगे। तो बाकी जो लाइट रे इनके बीच में आएगी वो ए बी के बीच में ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर बनेगी। ठीक, बस ये मकसद है एक्सट्रीम पोजीशन से रिफ्लेक्शन का,
ताकि जितना पॉसिबल से पॉसिबल इंटरफेरेंस रीजन है उसको स्क्रीन पे दिखाया जा सके। अगर सपोज मान लीजिए मैं एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेता, यहाँ से लाइट बीच में ला के इस तरह लेता और कोई दूसरा लाइट रे ला के इसके बाद यहाँ ला के रिफ्लेक्ट करा के इस तरह लेता है, तो इंटरफेयरिंग एरिया देखिए क्या होता, कम हो जाता। तो कोई ये कह सकता था किनारे में गिरेगा तो कहाँ बनेगा, उस चीज़ को तो आप दिखाया ही नहीं। तो इस वजह से लाइट साहब ने क्या किया, कहा कि हम जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटरफेयरिंग एरिया उसी को लेके चलिए एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। हम यम और यन से लाइट गिरा के और ए और बी स्क्रीन पे बना के एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। ओके, तो ये उन्होंने इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन लिया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बीच में आप जितना मन करे उतना लाइट रे लेके रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ओके, अब देखिए जब कोई देखेगा पॉइंट ए से और बी से खड़ा होके, तो उसको ये लगेगा कि लाइट जो ए या बी पे आ रही है वो S1 से ना आके किसी दूसरे सोर्स S2 से आ रही है। उसको ये लगेगा कि ए और बी से ये लाइट जो है ए और बी पर वो S1 से ना आके कहाँ से आ रही है, S2 से आ रही है। कोई एक ऐसा सोर्स है जो क्या है मिरर के पीछे है जहाँ से आ रही है, मतलब ये S2 से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। उसको ये लगेगा कि जो ए और बी पर आने वाली लाइट है वो क्या हो रही है, S2 से डाइवर्ज हो रही है। ठीक, उसको ऐसा प्रतीत होगा। इसका मतलब क्या है, S2 जो है एक वर्चुअल सोर्स का काम करेगा। ओके, तो अब देखिए जो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट था एक कोहेरेंट सोर्स बनाना, वो अब पूरा हो गया। एक S2 हमारा क्या हो गया, एक वर्चुअल सोर्स बन गया, और S1 क्या है, एक रियल सोर्स है जो हम यूज कर रहे हैं। तब ये S1 से ही S2 बन रहा है, S1 के वजह से ही S2 बन रहा है। इस वजह से S1 S2 आपस में क्या होंगे, कोहेरेंस होंगे, तथा S1 अगर मोनोक्रोमेटिक है तो S2 भी क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा। इस तरीके से जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हम लोग का इंटरफेरेंस का, वो क्या हो गया, पूरा हो गया। क्लियर है चीज? ठीक, अब देखा जाएगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन बन रहा है कैसे बनेगा और क्या क्या उसका मतलब डार्क और ब्राइट का क्या क्या कंडीशन होगा। देखिए, और ये दो लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, साथ ही साथ लाइट रे क्या होगी, डायरेक्ट भी स्क्रीन पे पहुंचेगी। और यहाँ से भी जो एन पे लाइट रे आ रही है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ही, साथ ही साथ कॉर्नर से निकल के पॉइंट PQ पे आएगा जो आपका स्क्रीन है। ठीक, इस पे भी पॉइंट लाइट क्या होगा, आपका आएगा। ओके, अब देखिए अगर आपको फ्रेजनल बाइप्रिंज वाला केस याद आ रहा हो, तो उसमें O पर क्या हो रहा था, लाइट पहुंच रहा था और उस पे O पे क्या हो रहा था, हमको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिल रहा था। लेकिन इस केस में देखिए O पर जो है कोई लाइट पहुंच ही नहीं रही है। इस केस में देखिए O पे जो है कोई लाइट रे आपकी पहुंच ही नहीं रही है। इसका मतलब O क्या होगा, विजुअल नहीं होगा। O पॉइंट जो स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है वो हमारे लिए विजुअल नहीं होगा, क्योंकि O पे कोई लाइट पहुंच ही नहीं रही है। ठीक, जो इंटरफेरेंस हमको मिलना शुरू होगा वो O से जब कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब B पर पहुंचेंगे, तब वहां से जाकर B से A के बीच इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और अगर फ्रेजनल बाइप्रिंज में जो हम लोग देखे थे तो O पे भी मिल रहा था और O के दोनों तरफ भी क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस स्क्रीन पे आपको O के कुछ ऊपर हटने पर, मतलब O के ऊपर वाले भाग में कुछ दूर जाने के बाद से फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो रही हैं। ओके, तो ये B से A के बीच क्या होगा, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या O पे कोई पैटर्न मिल सकता है कि नहीं। तो मिल सकता है, क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, मिल सकता है, अगर स्क्रीन को उठा के बैक साइड में क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। अगर इस स्क्रीन को जो PQ स्क्रीन है उसको उठा के क्या किया जाए, बैक साइड इसको इधर मूव करा के और पॉइंट N के साथ क्या किया जाए, O को अगर कोइंसाइड कर दिया जाए, तो जो स्क्रीन का अगला पोजीशन क्या हो जाएगा, P डैश Q डैश हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे आपको O पर लाइट पहुंचेगी तो वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जा सकता है। जब इनिशियल पोजीशन जो स्क्रीन का PQ है तो वहाँ पर O पर कोई लाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं हो रहा था। ठीक, तो अब देखिए P डैश Q डैश पे क्या होगा, अब जब यहाँ से कोइंसाइड करेगा, ठीक, N पे क्या कर रहा है, O को अगर कोइंसाइड कराते हैं तो यहाँ पे लाइट पहुँच रही है, तो यहाँ पे O पर कुछ न कुछ चीज़ें दिखने की संभावना है, या तो डार्क दिखेगा या तो ब्राइट दिखेगा। उसको अभी देख लिया जाएगा कौन सा चीज़ दिखेगा, डार्क दिखेगा कि ब्राइट दिखेगा। उसके पहले एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, देखिए जब लाइट रे ये फर्स्ट और सेकंड जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो जितना एरिया उसका क्या है,
फर्स्ट का रिफ्लेक्टेड एरिया और जितना सेकंड का रिफ्लेक्टेड एरिया है वो जितना दूर ओवरलैप करेगा उतना दूर क्या होगा, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। मतलब इस रीजन में आपको क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ठीक, ये चीज़ भूल गया था बताना, ये इस एरिया में क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, चलिए अब स्क्रीन की बात करते हैं। अब स्क्रीन ओ को क्या किया है, यहाँ एन पे ला के शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक, तो जब एन पे शिफ्ट किए हैं तो एन क्या कर रहा है, ओ के साथ कोइंसाइड कर गया। अब देखिए ओ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरह खींच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक, मान लीजिए ये आपका क्या है, एन वाला पॉइंट है, इसी के साथ ओ क्या कर दिया गया, कोइंसाइड कर दिया, मतलब एन लिखिए चाहे ओ लिखिए। अब देखिए एक सोर्स S1 है और एक सोर्स क्या है, S2 है। S1 से लाइट एक डायरेक्ट आ रही है, ये आपका क्या है, मिरर है। अब देखिए जो S2 से लाइट आएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ रही है। इस O पे एक लाइट कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट S1 से आ रही है, और एक लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर जो डॉटेड बनाया गया ये क्या होगी, यहाँ पे पहुँचेगी। ये वाली लाइट क्या होगी, O पे पहुँचेगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट आ रही है, एक रिफ्लेक्ट होके आ रही है। किससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें क्या होगा, पाई का फेज चेंज हो जाएगा। ये चीज़ क्लास में बताया गया था आपको कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन डेंसर बाउंड्री से होता है तो उसमें पाई का क्या हो जाता है, फेज चेंज जाता है। ठीक, ये स्टोक्स लॉ था। तो इसमें क्या होगा, पाई का फेज चेंज हो जाएगा। ओ पे जो डायरेक्ट आ रही है लाइट रे और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है लाइट रे, उससे क्या होगा, पाई का फेज चेंज हो जाएगा। तो अगर पाई का फेज चेंज हो जा रहा है तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ओ पे क्या होगा, डार्क फ्रिंजेज आपको मिलने लगेंगी। जब स्क्रीन ओ को यहाँ ला के शिफ्ट किया जाएगा तो ओ पे क्या होगा, डार्क फ्रिंज मिलने लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि λ/2 जब आता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं। ठीक, ये चीज़, चलिए ये फाई चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट इसको एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक, और ये नॉर्मल है। मान लीजिए कोई लाइट इस तरह आ रही है। ठीक, उसका क्रेस्ट यहाँ पे आया। अब जब डेंसर मीडियम से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो पाई का फेज चेंज हो जाता है, यहाँ इस तरह ट्रफ से स्टार्ट होता है। ठीक, क्रेस्ट गिरा लेकिन स्टार्ट होता है ट्रफ से, तो डेंसर मीडियम पे पाई का फेज चेंज हो जाता है। वही चीज़ ओ पे होगा। एक लाइट तो मान लीजिए डायरेक्ट आ रही है S1 से, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी लाइट रे है, यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आएगी, तो वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, S2 से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट और जो रिफ्लेक्ट होकर उसमें पाई का फेज चेंज हो जाता है, इसलिए λ/2 का पाथ चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला क्लास में बता चुके हैं आप लोग को। तो वहाँ से क्या होगा, आपका वो क्या कहलाता है, डार्क फ्रिंज उसमें मिलने लगेगी। ओके, तो ये कंडीशन होता है कि जब लाइट होता है, जब आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम टकराता है, तो मान लीजिए कुछ लाइट वेव इस तरह आ रहा है, क्रेस्ट यहाँ गिरा, तो ट्रफ से फिर क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जब लाइट वेव ये आपका मान लीजिए आ रहा है इस तरह, डेंसर मीडियम से आ रहा है और यहाँ रेयर बाउंड्री पे गिर रहा है। ठीक, इधर क्या है रेयर, ये क्या है ग्लास। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होगा। यहाँ क्रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब इसमें पाई का फेज चेंज नहीं होगा, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। जो फेज चेंज होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, ये चीज़ होगा। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर बाउंड्री पे गिरता है तो उसमें क्या होता है, कोई फेज चेंज नहीं होता है। ये पाई का फेज चेंज नहीं होगा, जो फेज चेंज 0 का होता है। और जब रेयर से डेंसर बाउंड्री पे गिरता है तो उसमें पाई का फेज चेंज होता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट करके ऐसा स्टोक्स साहब ने देखा था इस चीज़ को। ठीक, तो ये चीज़ क्लास में बताया जा चुका है। इस वजह से स्क्रीन ओ पे क्या होगा, आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक, कब, जब स्क्रीन को हम PQ पोजीशन पे लाके P', Q' पोजीशन पे लाके शिफ्ट करेंगे और EN के साथ क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो ये चीज़ होता है। अब देखिए इसमें देखा जाए कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। जब स्क्रीन आपका PQ पर रहेगा तो O पे कुछ नहीं मिलेगा, O विजुअल ही नहीं रहेगा। और जब स्क्रीन को लाके कोइंसाइड कराएंगे N पे, सेंटर को N से कोइंसाइड कराएंगे तब O पे डार्क मिलेगा। ठीक, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, फ्रेजनल बाइफ्रिंज में O पर क्या मिल रहा था, ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, लेकिन अब इस केस में O पे क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है। मतलब कंडीशन कुछ उल्टा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, तो चलिए इसके लिए कंडीशन निकाल लेते हैं कि लाइट्स मिरर में ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगा। ठीक, तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई स्क्रीन पे एक पॉइंट C है, यहाँ पे A और B के बीच अपने मन से आप कोई पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। C है जहाँ से एक लाइट रे डायरेक्ट इस तक पहुँच रही है और एक लाइट रे S2 से क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ से पहुँच रही है, मतलब इस तरफ कर सकते हैं, यहाँ से पहुँच रही है। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका,
S2C माइनस S1C, और दूसरा लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है तो प्लस λ/2 आप भी उसको लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आगे देखिए मैं लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैं लिख के लाया हूँ। देखिए ये फिगर उसी तरह रे डायग्राम बना दिया हूँ समझाने के लिए। देखिए एक सोर्स आपका क्या है, S1 है, एक सोर्स क्या है आपका S2 है। ठीक, S1 से लाइट C पे आ रही है और S2 से भी क्या हो रही है, लाइट C पे आ रही है। मतलब जो लाइट यहाँ क्या गिरेगा, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आ रहा है, तो ये कंडीशन होगा। तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस आएगा पॉइंट सी पे कितना होगा, S2C माइनस S1C प्लस λ/2। इसको प्लस λ/2 भी आप लिख सकते हैं, माइनस λ/2 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर। ठीक, प्लस माइनस दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं λ/2 को। यही आपका टोटल पार्ट डिफरेंस होगा। ओके, अब हमको S1C और S2C का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखा जाएगा इसका वैल्यू क्या है, S1C और S2C का क्या वैल्यू है, उस चीज़ को देखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 से एक यहाँ पे क्या किए हैं, डॉटेड लाइन करके परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं जो पॉइंट E पे मिल रहा है, और S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं जो स्क्रीन पे पॉइंट F पे मिल रहा है। और सोर्स से स्क्रीन की दूरी कैपिटल D होती है, आपको पता ही है, और सोर्सों के बीच की दूरी D होती है। तो ये देखिए बीच में सेंटर है, तो ये D/2 यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, और D/2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है, ये आप आसानी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अब देखिए मान लेते हैं कि C से O का जो दूरी है x है, तो चूंकि इतना दूरी D/2 होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है और बराबर है, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस D/2 हो जाएगा। और देखिए C से F का दूरी जो अगर निकाला जाए, तो O से C का दूरी x है और ये दूरी क्या है, D/2 है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस D/2 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर आप समझ रहे होंगे, ये आसान फिगर है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप फिगर देख लेंगे तो ये चीज़ आप लगा लेंगे, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये चीज़ आप लिख लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल S1CE में लगा लेंगे। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है S1C और E, इसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और उसकी हेल्प से आपको क्या कर सकते हैं, उसमें सॉल्व कर सकते हैं। S1C का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप D² कॉमन ले लिए तो क्या होगा, ये वैल्यू बचेगा। अब चूंकि x और D/2, यहाँ देखिए फिगर आप, x और D/2, ये x और ये D/2 क्या होता है, इस D के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए उनको हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब स्मॉल टर्म है तो स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा। तो बाइनॉमियल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, उसके हायर ऑर्डर टर्म को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 x माइनस D/2 स्क्वायर और D² आ जाएगा। ठीक, S1C का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली अब दूसरे ट्रायंगल में क्या कर लेंगे, S2CF का वैल्यू निकाल लेंगे, और S2CF ट्रायंगल में लगा के S2C का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से आप फिगर देख के निकाल लेंगे, इस वक्त मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, तो फिर इसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो डी ये क्या है, 1 + x + D/2, यहाँ से करके इसको निकाल लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी लिख देंगे कि चूंकि x और D/2 स्मॉल है एज कम्पेयर टू D, यहाँ लगा लेंगे इसको बाइनॉमियल, और जिसके आगे हायर ऑर्डर टर्म आएगा उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, ये सब तो इंटर में आप बहुत ज़्यादा यूज किए हैं। यहाँ से देखिए दोनों को अब इससे लिख लेंगे, टोटल पार्ट डिफरेंस वैल्यू पुट कर देंगे S2C और S1C का, और उसको जब सॉल्व करेंगे ये कुछ हमारे पास मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब देखिए जो पार्ट डिफरेंस है हम लोग का क्या आ गया, x/D प्लस λ/2। अब ये ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, हम लोग जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए जो उनका लेमडा का इंटीग्रल ब्राइट फ्रिंज तभी बनता है कि जब वो क्या होता है, पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए लिख लिया हम लोग ये कंडीशन। अब यहाँ से सॉल्व किया जा रहा है तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 2n - 1 λ/2। मतलब ये वाला कंडीशन जो हम लोग का फ्रेजनल बाइफ्रिंज के केस में मैक्सिमा वाला आ रहा, वो मिनिमा वाला आ रहा था, वो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मैक्सिमा वाला कंडीशन आ रहा है। अब देखिए कंडीशन यहाँ से उल्टा हुआ नजर आ रहा है। ठीक, यहाँ 2n + 1 λ/2 भी आ सकता है। अगर आप माइनस λ/2 इधर लिख देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2n + 1 λ/2 आ जाएगा। तो उससे आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक, 2n - 1 λ/2 लिखिए या 2n + 1 λ/2 लिखिए। ठीक, तो मतलब जो फ्रेजनल बाइफ्रिंज के केस में मिनिमा का कंडीशन आ रहा था, अब वो लाइट्स मिरर में क्या होगा, मैक्सिमा का कंडीशन आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बता चुके हम कि जो ओ पे क्या हो रहा है, डार्क मिल रहा है, और फ्रेजनल बाइफ्रिंज में ओ पे क्या मिल रहा था, ब्राइट मिल रहा था। ओके, अब देखिए डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होता है
कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो क्या, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। तो वहाँ से जो पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। और ये कंडीशन किसका होगा, मिनिमा का होगा। किस केस में, लाइट्स मिरर के केस में। और फ्रेजनल बाइप्रिंज के केस में ये कंडीशन किसका था, मैक्सिमा का था। मतलब कंडीशन आप उलट चुके हैं। जो ब्राइट का कंडीशन फ्रेजनल बाइप्रिंज में था वो लाइट्स मिरर में डार्क का कंडीशन हो गया है, और जो डार्क का कंडीशन फ्रेजनल बाइप्रिंज में था वो इसमें लाइट्स मिरर में मैक्सिमा का हो गया है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसको मैं बस इसलिए लिखा हूँ कि अगर डायरेक्ट बताता कि कंडीशन उलट गया है तो आपको समझने में दिक्कत होती, इस वजह से बस इसको लिखा हूँ। इसको आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ठीक। एग्जाम में क्या क्या आप लिख के आना है उस चीज़ को चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, देखिए क्या क्या हमको एग्जाम में लिख के आना है। देखिए लिखा गया है, इन 1834 लायर्स डिवाइस एन इंटरेस्टिंग एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यूजिंग सिंगल मिरर एंड यूजिंग ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक, जो बताया हूँ। 1834 में डॉक्टर लायर्ड ने क्या किया, एक खोज किया कि काफ़ी सुविधाजनक और एक इंटरेस्टिंग वो खोज था इनका इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करने का, ठीक। उन्होंने एक सिंगल मिरर लिया, प्लेन सिंगल मिरर लिया और ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है बता दिए, ठीक। अब ये जो इनका लाइट्स मिरर था वो क्या था, एक प्लेन मिरर कंसीडर करता था, एम जिसको फिगर बनाया गया है, ठीक। 30 आप नाम पी क्यू कुछ भी दे सकते हो, तो एम बस समझाने के लिए दिया गया है। 30 सेंटीमीटर उसका क्या था, लेंथ था, और 6 से 8 सेंटीमीटर क्या था, उसका चौड़ाई था, जैसा कि नीचे वाले फिगर में दिखाया गया है। इट इज़ पॉलिश्ड ऑन द फ्रंट सरफेस, क्यों किया गया इस चीज़ को बता दिए, रिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एंड ब्लैकेंड एट द बैक सरफेस टू अवॉइड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए ब्लैक सरफेस का क्या कर दिया गया था, पॉलिश कर दिया गया था, ठीक। फिगर समझा ही चुका हूँ। अब देखिए आगे क्या लिखना है, एज शोन इन एबव फिगर, फिगर ये आपको बनाना है, इतना लिखने के बाद ये फिगर बनाना है, ठीक। अब देखिए आगे क्या लिखना है, एज shown in above figure, light's arrangement consists of a narrow slit S1 illuminated by monochromatic light and placed close to the surface MN of the mirror but perpendicular to the plane of mirror, ठीक। अब क्या किया जाएगा, S1 के पास उसको रख दिया जाएगा और ऐसा रखा जाएगा क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ग्रेजिंग इंसिडेंस बनाना है। इस चीज़ को तो आप समझ ही रहे हैं, जो मिरर है वो क्या दोनों के बीच क्या हो, लगभग 90 डिग्री का क्या बने, एक तरीके से एंगल बने, सोर्स हो इसमें, ताकि ग्रेजिंग इंसिडेंस हो सके, ठीक। वही चीज़ लिखा गया है। अब देखिए, लाइट फ्रॉम S1 फॉल्स ऑन द मिरर ऑलमोस्ट एट ग्रेजिंग, एग्जैक्ट ग्रेजिंग नहीं है, ठीक, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है, ऑलमोस्ट है, ठीक। फिगर भी आप देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस करा रहे हैं, ठीक। एंड द रिफ्लेक्टेड बीम अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम S2, और जो ए बी पे आने वाली जो बीम है वो क्या लग रहा था कि S2 से डाइवर्स होकर आ रही है, विच इज़ वर्चुअल इमेज ऑफ S1, जो S1 का क्या था, S1 का वर्चुअल इमेज S2 पे बन रहा था। देयरफॉर एक्ट्स एज टू कोहेरेंट सोर्सेज एंड द रेज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं है, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स S1 दैट इज विद इन द कोन P S1Q, आप फिगर देख लीजिएगा, एंड दोज फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स S2 दैट इज रिफ्लेक्टेड रे विद इन कोन AS2B आर सुपर इम्पोज्ड एंड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फाउंड इन द ओवरलैपिंग रीजन AB ऑन द स्क्रीन, ठीक। और AB रीजन में क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। As point O is equidistant from S1 and S2, the central order zero fringe should be lie at O and it is expected to be bright। चूँकि O क्या था, S1 S2 से सेम डिस्टेंस पे है, तो पाथ डिफरेंस क्या जीरो हो, तो ये उम्मीद हम लोग को लग रहा था, ये आशा था कि O पे भी क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, लेकिन O पे कुछ मिल नहीं रहा था, O विजिबल नहीं था, क्योंकि O जो है ओवरलैपिंग एरिया के बाहर लाई कर रहा है स्क्रीन पे, ठीक। ये देखिए एक बार फिर से फिगर देख ले, O जो है इसका जो ये जो आपका O है ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया के क्या हो रहा है, बाहर लाई कर रहा है, इस वजह से क्या है यहाँ पे O पे कोई लाइट पहुँच नहीं रही है, तो O पे क्या होगा, किसी तरीके का फ्रिंज यहाँ पे नहीं बनेगा। हाँ, फ्रिंज तब बनेगा जब स्क्रीन को लाके इस P' Q' पोजिशन पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक। वही चीज़ लिखा गया है। अब देखिए, एज पॉइंट O इज आउटसाइड द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस एंड हेंस सेंट्रल फ्रिंज इज नॉट यूजली सीन, इसलिए सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा, देखा नहीं जाएगा इसमें, ओके।
अब देखिए आगे क्या होगा। However, when the screen is placed in the contact with the end end of the mirror in position P skewed है, जो समझाया हूँ अभी को, such that the point O of the screen coincide with the end of mirror N, it is observed that the central fringe forming at N is dark instead of bright because light beam after reflection from an optically denser medium undergo a phase change of pi। ठीक, जो समझा चुका हूँ, बस आपको लिखना है जो वो मैं बता रहा हूँ। Thus, phase change leads to a path difference of lambda by 2 and hence destructive interference occurs there। और सेंटर पे क्या होगा, destructive interference आएगा। ठीक, the intensity at any point C on the screen will depends on geometrical path difference between the rays coming from source S1 and S2 reaching at point C। जो अभी को देखिए थ्योरेटिकली लिख के समझाया हूँ वो चीज़ देखिए, तो क्या हो जाएगा, जो पार्ट डिफरेंस है ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पूरा डिराइव करके बताया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राइट के लिए 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। ये फ्रेजनल के केस में क्या था, फ्रेजनल बाइप्रिज्म के केस में ये डार्क के लिए था, इसमें क्या हो गया, ब्राइट के लिए क्यों हो गया उसको डिराइव करके बताया था अभी। और ये क्या हो जाएगा, S1 माइनस S1C के बीच n लेमडा हो जाएगा, इसको भी डिराइव करके बताया था। हाँ, जो मैं डिराइव किया था वहाँ 2n-1 लेमडा बाई 2 लिखा था, तो क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, प्लस लेमडा बाई 2 लिया था। ठीक, अगर आप माइनस लेमडा बाई 2 लिखेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हैं, 2n-1 लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो फ्रिंज विड्थ बीटा है उसको कैसे दिया जाएगा, कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। ये चीज़ तो आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीटा क्या है आपका, फ्रिंज विड्थ है, मतलब डार्क और ब्राइट फ्रिंज की क्या है, चौड़ाई जो है, और डी एंड डी आर द, इस कैपिटल डी क्या है, सोर्स से स्क्रीन दूरी, और स्मॉल डी क्या है, सोर्सेस के बीच की दूरी जो कोहेरेंट सोर्स है। ठीक, तो अगर बीटा कैपिटल डी स्मॉल डी का वैल्यू पता हो तो यहाँ से इस लाइट का वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए देखा जाएगा कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म और लाइट्स मिरर में क्या क्या डिफरेंस है, किस किस आधार पर उन दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उस चीज को देखा जाएगा। तो देखिए नेचर ऑफ कोहेरेंट सोर्स, अगर कोहेरेंट सोर्स के नेचर के बारे में बात किया जाए तो पहला देखिए, इन केस ऑफ फ्रेजनल बाइप्रिज्म द कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इन केस ऑफ लाइट्स मिरर द कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जो उसमें आप देखे थे प्रिज्म वाले केस में देखे थे, उसमें जो कोहेरेंट सोर्स हो रहा था वह रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हो रहा था, और इसमें जो हो रहा है वो लाइट के रिफ्लेक्शन से हो रहा है। तो पहला अंतर आप यही लिख सकते हैं कि कोहेरेंट सोर्स का नेचर दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक, चलिए अब दूसरा देखिए, टाइप ऑफ फ्रिंजेस। टाइप ऑफ फ्रिंजेस में आप क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ बाइप्रिज्म सिमेट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ जीरो ऑर्डर फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, while in case of lights mirror less than half pattern is observed। बाइप्रिज्म के केस में क्या था, जो सेंटर O था उसके दोनों तरफ इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रही थी, लेकिन लाइट्स मिरर के केस में क्या है, O पर तो नहीं है मिल रहा है, साथ ही साथ कुछ दूर ऊपर जाने पे मिल रहा है, मतलब O क्या है, स्क्रीन के बीच होता है, सेंटर कहलाता है, तो O क्या करता है, दोनों को आधे आधे पार्ट में बांटता है, लेकिन आधे से भी कम पार्ट में मिल रहा है, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद ए भी रीजन में मिल रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, लेस देन हाफ पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, मतलब आधे से कम पैटर्न क्या होता है लाइट्स केस में मिलता है, उस चीज को लिखा गया। ठीक, अब देखिए व्हाइट लाइट के साथ क्या होगा, इन बाइप्रिज्म सेंट्रल फ्रिंज with white light is white, broad and undefined, but in lights mirror central white fringe is black, narrow and well defined। ठीक, क्या होगा जब ये फ्रेजनल बाइप्रिज्म के केस में क्या होगा, जो O पे क्या है लाइट वाइट पहुंचेंगी, तो हर एक लाइट क्या होगा, कुछ इस तरह पहुंचेगा, जो लाइट विबजीआर जो बनेगा फ्रिंज की वजह से वो क्या होगा, सब के सब यहाँ पे क्या होंगे, सातों कलर पहुँचेंगी, और जो वाइट कलर सातों टूट के बना था वो सातों एक साथ यहाँ पहुँच जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, फिर से वाइट सेंटर पे बनाने लगती हैं। ठीक, लेकिन फ्रेजनल बाइप्रिज्म के केस में क्या होता है, यहाँ पे O पे लाइट ही नहीं पहुँचता है, तो चाहे वाइट यूज करे चाहे वो क्या होगा, डार्क ही रहेगा, क्योंकि O पे लाइट नहीं पहुँचता। ओके, तो वही चीज लिखा गया। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, अब देखिए दोनों में कंडीशन क्या होता है, उलट जाता है, इस चीज़ को बता चुके हैं, वही चीज़ लिखा गया कि दोनों क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं और इस तरह दिए जाएंगे। ठीक, दोनों का कंडीशन देख लीजिए, आपस में क्या होता है, रिवर्स होता है। जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म के केस में क्या होगा, मैक्सिमा का होगा, वो इसमें मिनिमा होगा, क्यों होगा उस चीज़ को डिराइव करके बता दिया गया था आपको। ठीक, और ये क्या होगा, लाइट्स मिरर के केस में जो फ्रेजनल का मिनिमा होगा वो इसके केस में क्या होगा, मैक्सिमा का कंडीशन होगा। ओके,
ये चीज़ आपको बता दिया गया था। ठीक, अब देखिए इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी वाला देखिए, intensity of two coherent source in case of biprism is exactly equal, and in case of Lights mirror the intensity of virtual source is slightly less than the intensity of real source due to less than 100% reflecting power of the mirror। ठीक, अब देखिए इंटेंसिटी की अगर बात कर ली जाए तो बाइप्रिज्म के केस में जो इंटेंसिटी मिल रहा था हमको, जो दोनों सोर्स, एक यहाँ पे जा रहा था, आप याद करिएगा, एक इस तरह लाइट सोर्स जा रहा था, इन दोनों को मिलाने पे मिल रहा था। ठीक, और एक यहाँ नीचे से जो लाइट सोर्स जा रहा था, इन दोनों को मिलाने मिल रहा था। तो चूंकि दोनों सोर्स S1 S2 बाइप्रिज्म केस में क्या थे, वर्चुअल थे, तो उसमें लगभग उनका इंटेंसिटी बराबर था। लेकिन लाइट्स मिरर के केस में क्या है, एक सोर्स जो आपका ये S1 रियल है और S2 जो है क्या है, वर्चुअल है। तो इसका मतलब 100% रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता लाइट का। ठीक, बता ही चुके हैं आपको, इसीलिए तो पॉलिश किया था, पीछे वाला सरफेस ब्लैक किया था मिरर का। तो यहाँ पे क्या होता है, 100% हो ही नहीं सकता। जो इंटेंसिटी S1 से निकल रही थी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू S2, क्योंकि S2 क्या वर्चुअल है। अगर 100% रिफ्लेक्शन होता तो अब ये हम ये मान लेते कि S2 भी क्या है, S1 के बराबर इंटेंस है। तो ये भी क्या होता है, अंतर होता है। ओके, अब देखिए अगर आपको समझना होगा पार्ट डिफरेंस वाला कैसे ये निकलता है कंडीशन, तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर इसको पूछें। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ये लाइट्स मिरर किस पे आधारित है, तो आप क्या बताएंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे आधारित है। एग्जाम्पल लिखा ही था। ठीक, यहाँ क्या होता है, जो वेव फ्रंट होता है वही क्या होता है, डिवाइड होकर क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। ठीक, और किस फिनोमेना को यूज करके, रिफ्लेक्शन को। ये किसको यूज करेगा, रिफ्लेक्शन फिनोमेना को यूज करेगा। और बाइप्रिज्म में भी क्या है, वो भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर आधारित है और किसको यूज करता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को यूज करता है। ठीक, यही दोनों मंत्र है। ओके, थैंक यू।